नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक शिक्षा के संबंधित नीतियाँ, अधिनियम और प्रावधान। तो इसके अंतर्गत देखिए हम यहाँ पे ये कुछ नीतियाँ, अधिनियम और प्रावधान करेंगे। शॉर्ट में करेंगे तीनों को एक साथ करके कि किस अगर ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्ज़ाम में आता है तो किस तरीके से आसानी से आप लिख सकते हैं। पहला है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। दूसरा है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। तीसरा है भाषा सुरक्षा उपाय। चौथा है कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा। चौथा है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। और आखिरी है यहाँ पे शैक्षिक संस्थानों में अवसर की समानता। पहला देखेंगे, देखिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। मुफ्त शिक्षा का देखिए प्रावधान हमारे देश में है। ये अनुच्छेद 45 के तहत प्रावधान बनाया गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 साल की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक कि वे पूरा नहीं कर सकते 14 वर्ष की आयु तक। यानी कि देखिए जो 7 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अवसर मिले। ठीक है, ये सुनिश्चित करेगा सरकार भी और प्लस जो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी। ठीक है, तो स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट की साझेदारी यहाँ पे रहेगी कि भाई जो शिक्षा है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त दी जाए और अनिवार्य हो कि लेनी ही लेनी है हर बच्चे को, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो एजुकेशन से, हमारी जो देखिए शिक्षा है उससे वंचित ना रह जाए। तो बहुत ज़रूरी है हर एक बच्चे को शिक्षा देना। 6 से 14 वर्ष की आयु की शिक्षा को फ्री क्यों किया गया, मुफ्त क्यों किया गया और क्यों इसको अनिवार्य बनाया गया, क्यों यहाँ पे अनुच्छेद 45 आया, क्यों यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में भी इसकी बात की जाती है। प्लस यहाँ पे RTE देखिए जो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन आया 2009 में, उसमें भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो कक्षाओं में बच्चे होते हैं और जो एजुकेशन वो लेते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, वो उनके लिए बाकी का जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देश के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है और प्लस बच्चों के देखिए विकास के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका आने वाला जो जीवन है वो अच्छे से व्यतीत वो कर पाएं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है आर्टिकल 45 यानी कि अनुच्छेद 45 आया। और अनुच्छेद 45 में ये बात कही गई कि भाई जैसे ही अनुच्छेद 45 आया, आर्टिकल 45 यहाँ पे देखिए प्रावधान बना कि भाई अब हर राज्य, हर स्टेट 10 साल के अंदर अंदर ये जो प्रावधान है, ये जो गोल है उसको कंप्लीट कर ले, वो अचीव कर ले, उस गोल को हासिल करे कि हाँ भाई हमारे राज्य का हर एक बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु का जो होगा उसको शिक्षा बिल्कुल दी जाएगी। ठीक है, तो संविधान में भी देखिए इसकी बात की गई और संविधान में हमारा जो है राइट है बिल्कुल कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखा गया कि देखिए जो भारतवर्ष है, भारत में अल्पसंख्या के जो लोग हैं वो बहुत थे, तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा पे भी ध्यान देना, उस पे भी बल देने की बहुत आवश्यकता थी। ऐसा क्यों? ताकि वो लोग पिछड़ ना जाएं, वो लोग, उनको भी देखिए इक्वालिटी मिले समाज में, वो भी बराबरी का दर्जा हासिल करें। तो उनको भी शिक्षा से वंचित नहीं रखना था, उनको भी शिक्षा का पूरा अधिकार देना था, इक्वालिटी देनी थी उनको, तो इसलिए उनकी शिक्षा पे भी बल दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए कुछ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। यह निर्धारित करता है ये दो चीज़ें जो आप देख रहे हैं। पहला है सभी अल्पसंख्यकों की, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।
ठीक है। अगला है राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस अधिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक या देखिए कि प्रबंध में है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। चाहे मतलब देखिए आप किसी भी बेसिस पे हो, यहाँ पे राज्य किसी भी इंसान को ये नहीं बोल सकता है कि वो अल्पसंख्यक है तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उसको दाखिला नहीं दिया जाएगा, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं। धर्म के भेदभाव खत्म होंगे, भाषा के भेदभाव खत्म होंगे, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कहीं भी शैक्षणिक संस्थानों में, ना स्कूलों में, ना कॉलेजों में, ना यूनिवर्सिटियों में। यहाँ पे सभी को जो है एक समान एजुकेशन, एक समान शिक्षा दी जाएगी। तो ये बात यहाँ पर सुनिश्चित की गई अनुच्छेद 30 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा हमारा है यहाँ पे भाषा सुरक्षा उपाय। देखिए भाषा को भी जो है उसको भी सुरक्षा देने की बहुत आवश्यकता थी। तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 में कहा गया, अनुच्छेद 29(1) में कहा गया, नागरिक का कोई भी वर्ग जो भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से में रहता है, जिसकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, हाल को उसे संरक्षण का अधिकार है। यानी कि देखिए कोई भी वर्ग हुआ, कोई भी जाति हुई, भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में हो, तो वहाँ पे उसकी एक अपनी अलग भाषा है, अलग लिपि है, अलग संस्कृति है, और उसको संरक्षण देना है, उसको बचाना है। ऐसा नहीं कि वो लुप्त हो जाए, ऐसा नहीं वो उसको देखिए एक मजाक का वो कारण बन जाए। या देखिए कई बार होता है, हम देखते हैं कि कुछ भाषाओं को जो है वो अच्छे में नहीं लिया जाता है, ठीक है, उनका देखिए मजाक बना दिया जाता है। तो ये नहीं करना है। कोई भी नागरिक हुआ भारतवर्ष का, और चाहे उसकी भाषा, लिपि, संस्कृति जो भी हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ पे ये उसका मजाक उड़ाना ये किसी का भी अधिकार नहीं है। आपको एक दूसरे की संस्कृति की, भाषा की जो है रिस्पेक्ट करनी है, यानी कि उसको जो है आपको सम्मान देना है। ये सुनिश्चित किया गया अनुच्छेद 29(1) में। बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे जो भाषा सुरक्षा के लिए हमारी सरकार के द्वारा देखने को मिला। अगला है अनुच्छेद 350(b). इसमें बात की गई कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। देखिए बहुत ज़रूरी है कि जो अल्पसंख्यकों की भाषा है उसकी भी सुरक्षा की जाए। और कौन करेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि एक अधिकारी हो विशेष तौर पे जो इस चीज़ को सुनिश्चित करे, इस चीज़ को देखे। तो उसी की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे अनुच्छेद 350(b) में किया गया। अगला है चौथा, कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा। देखिए भारत में हम हमेशा से देखते आए हैं बहुत ऐसे वर्ग हैं जो कमज़ोर हैं, तो उनको भी शिक्षा देना ताकि वो ना पिछड़ जाएं। क्योंकि ये देखा गया है कि देखिए पहले पुराने समय से ही उनके साथ भेदभाव हमारी समाज में चलता आया है, ठीक है। तो नए इस दौर में बहुत ज़रूरी है कि कमज़ोर वर्ग जो है वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए, वो पिछड़ ना जाए, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे बात की जाए तो अनुसूचित जातियाँ जो हैं, अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं, उनकी भी उन्नति हो, तो उसके लिए भी विशेष प्रावधान की बात की गई यहाँ पे कुछ अनुच्छेदों में, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 15, 17 और 46, ठीक है, इसमें बात की गई। और साथ में अनुच्छेद 29 में भी इसकी बात की गई, जिसके खंड 2 में इसकी बात करी कि भाई अब राज्य जो है ये चीज़ सुनिश्चित करेगा कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, यानी कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ हैं, उनकी उन्नति के लिए भी विशेष प्रावधान करना होगा सरकार को। उनको शैक्षिक रूप से शिक्षा लेने से अब कोई नहीं रोकेगा। सामाजिक रूप से भी वो पिछड़ेंगे नहीं, समाज में भी उन्हें उतना ही सम्मान मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होगा।
अगला है यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद, सेकंड पॉइंट में रीड कर रही हूँ, संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत संघीय सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए जिम्मेदार है। तो अब देखिए, आर्थिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी जो जातियां हैं, जो अनुसूचित और जातियां और जनजातियां हैं, उनके लिए यहाँ पे संविधान 46 में बात की गई कि भाई अब इसको भी जो है सरकार प्रारुख रूप से देखेगी, जो कि बहुत आवश्यक था प्रमुख रूप से इनको भी देखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई अनुच्छेद 46 में। ऊपर हमने करा अनुच्छेद 15, 17, 46 और अनुच्छेद 29 का खंड 2। ठीक है, तो ध्यान में रखें हम कौन कौन से अनुच्छेद कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में हाईलाइट भी करने हैं। अगला है, यह कहता है राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष देखभाल करेगा, बढ़ावा देगा, उसे उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकारों के शोषण से बचाएगा। जो शोषण समाज में उनका बहुत पुराने वक्त से होता आया है, तो अब नए ज़माने के साथ नए दौर में ज़रूरत है कि उस शोषण को बंद किया जाए और जो अन्याय सामाजिक रूप से और देखिए आर्थिक रूप से या शैक्षिक रूप से बात की जाए, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ हो रहा है, तो उसको रोका जाए। तो इसकी बात भी यहाँ पे की गई इस अनुच्छेद में। आगे बढ़ेंगे, हमारा 5वां पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। देखिए, अलग अलग धर्म के लोग हमारे भारतवर्ष में मिलते हैं, अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संस्कृति है। यहाँ पे आवश्यकता इसकी भी थी कि हर एक धर्म को इज्जत मिले, हर एक धर्म का सम्मान किया जाए, रिस्पेक्ट दी जाए और इसके बेसिस पे भी भेदभाव ना हो। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे शिक्षा का प्रावधान किया गया कि भाई शिक्षा भी जो है वो धर्म के आड़े ना आए। अलग अलग ट्रस्ट हैं, अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाती है। जैसे कि बात करें हम इंडियन एजुकेशन की, भारतवर्ष में एजुकेशन की, तो हम देखते हैं मुसलमानों में मदरसे में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और मकतबाज होते हैं, उनमें भी एजुकेशन दी जाती है। हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में देखिए गुरुकुल होते हैं, गुरुकुल में पाठशालाओं में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, क्रिश्चियन की बात करें तो देखिए मिशनरी स्कूल वगैरह भी हैं जो ब्रिटिश के टाइम में इस्टेब्लिश किए गए थे। तो अलग अलग हैं। ठीक है, और हर जगह धर्म की भी पढ़ाई होती है, शैक्षिक शिक्षा दी जाती है। तो उसके लिए भी अब यहाँ पे देखिए ज़रूरत थी कि इसके बारे में भी सोचा जाए। तो इसी के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 25(1) सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मनाने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार की गारंटी देता है। यानी कि आप जो भी धर्म चाहो स्वतंत्रता से उसको फॉलो कर सकते हो, अपना धर्म मान सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो और उसका प्रचार कर सकते हो। ठीक है, बस उससे किसी और को हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला अनुच्छेद है यहाँ पे 28(1). इसमें कहा गया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी यदि पूरी तरह से राज्य निधि से बनाया रखा जाता है। ठीक है, मतलब देखिए अब धार्मिक शिक्षा की बात करें जो आज के वक्त में भी कहीं कहीं पर दी जाती है, जैसे कि मदरसे हैं, मकतबाज हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ बोली जाती है कि उसके साथ भी बच्चों को एजुकेशन दिए और धर्म की भी एजुकेशन के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई हैं। ठीक है, ऐसी शिक्षा नहीं जिसमें कुछ भी नेगेटिव हो, ऐसी शिक्षा देनी है जिसमें सकारात्मक सोच हो। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 28(2). इसमें कहा गया, इसके खंड 1 में, कुछ भी ऐसी शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित है, लेकिन किसी भी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया है, जिसके लिए ऐसी संस्था और धार्मिक निर्देश दिए जाने आवश्यक हैं। ये वही बात हो रही है कि जहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जैसे अभी हमने सकारात्मक तरीके से उसको देना है तो उसका अधिकार राज्य देता है, उसकी बात यहाँ पे की गई।
तो देखिए आगे यहाँ पे 2 अनुच्छेद और हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखना चाहते हैं आंसर में, तो ये अनुच्छेद 28(3) और यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 30, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। आगे बढ़ेंगे, आखिरी पॉइंट है शैक्षिक संस्थानों में अवसर की समानता। देखिए शैक्षिक संस्थानों में ज़रूरी है कि समानता हो, ठीक है, असमानता वहाँ पे ना हो, भेदभाव वहाँ पे ना हो, किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के रूप में देखिए भेदभाव जो है बच्चों के साथ ना किया जाए। तो उसी की यहाँ पे देखिए उसी को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 29(1) की बात की गई, ठीक है, जिसमें कहा गया कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, अगर आपको पता है मौलिक अधिकार कितने हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है, ने भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के चौगुने आदर्शों को अपनाया जाएगा। हमारे संविधान में कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी का समान दर्जा मिलेगा, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसको न्याय मिलेगा, वो न्याय से वंचित नहीं रहेगा, सभी के विचारों को सम्मान दिया जाएगा, सभी अभिव्यक्ति जो हैं वो स्वतंत्र हैं, ठीक है, उनकी एक अपनी स्वतंत्रता है। अगली बात यहाँ पे की गई कि समानता का मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कानून की नज़र में किसी भी पद, जाति, वर्ग या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि सभी वर्ग के लोग, चाहे धर्म अलग हो, जाति अलग हो, भाषा अलग हो, सब बराबर हैं, ठीक है, सबका सम्मान होगा, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। अवसर की समानता तब तक व्यर्थ है जब तक कि किसी की शिक्षा के लिए समान अवसर ना हो। सुप्रसिद्ध कोठारी आयोग 1964-66 ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार के अंतर्राज्यीय मतभेदों को कम कराने और समुदाय में कमजोर वर्ग की उन्नति के विशेष संदर्भ में शैक्षिक अवसरों के बराबरी के लिए शिक्षा में जिम्मेदार लेनी चाहिए। यानी कि देखिए क्या हो रहा था यहाँ पे, देखिए ये बात है 1950 के दौर की, ठीक है, वहाँ पे देखा गया कि राज्य सरकार जो थी वो ब्लेम कर देती थी यहाँ पे केंद्र सरकार को, ठीक है, कि उनकी वजह से शिक्षा में जो है देखिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, बराबरी नहीं है, और सेम ऐसी चीज़ करी जाती थी केंद्र सरकार की तरफ से कि राज्य सरकार जो है वो ऐसा कर रही है। तो कुछ यहाँ पे मतभेद थे दोनों के बीच, जिनको देखिए दूर करना ज़रूरी था। तो इस कमीशन में जो कि कोठारी आयोग 1964-66 है, इसमें बात की गई कि भाई ये बराबरी के जिम्मेदार हैं हर एक बच्चे की शिक्षा के लिए, केंद्र भी उतना ही जिम्मेदार है और राज्य भी उतना ही जिम्मेदार है। तो दोनों को अगर कमज़ोर वर्ग की उन्नति करनी है, शिक्षा की उन्नति करनी है देश के अंदर, तो साझेदारी से जिम्मेदारी लेनी होगी। तो इसकी बात की गई यहाँ पे कोठारी कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, अधिनियम और प्रावधान में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। इसी तरीके से लिखे जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है, और स्टार्टिंग में इस तरीके का फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द। धन्यवाद।